Good morning, class 10th. Welcome in the next session of recorded video class. Today, I am going to teach the next part of refraction of light. Before we started the next part of the session, मैं कुछ टॉपिक जो हमने पीछे पढ़ाया है उसके बारे में ही कुछ बातों को डिस्कस करूँगा। रिफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को पूरा आइडिया हो चुका है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली, इस तरह की चीज़ों को आप जान गए हैं। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और भी है और वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या इफ़ेक्ट है जो हमारा जनरल जो दिनचर्या है उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड किन किन बातों को महसूस करते हैं या कौन कौन सी ऐसी घटना है जिसमें रिफ्रैक्शन मौजूद है। तो चलिए हम लोग उसी को आज शुरुआत करते हैं। मैंने एक टॉपिक यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसको देखें, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक पहला एग्जांपल मैंने दिया है, अ स्टिक पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंड एट द वाटर सरफेस। जब किसी स्टिक को वाटर के अंदर हम लोग पार्शियली इमर्ज करते हैं तो वो बेंड हुआ हुआ टेढ़ा नजर आता है। इसका क्या रीजन है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। चलिए कुछ इस तरह से पानी भरा हुआ है इस कंटेनर में और इसमें हम लोगों ने एक स्टिक डाल रखा है। एक स्टिक डालेंगे, स्टिक जो होगा वो ऑब्लिकली डालना है, बिल्कुल स्ट्रेट मत डालिएगा क्योंकि स्ट्रेट डालिएगा तो वहां पर रिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये रहा हमारा स्टिक जिसको हमने ऑब्लिकली इस वाटर सरफेस के अंदर डाल दिया। अब सवाल ये है कि ये बेंड कैसे नजर आएगा। तो यहां से हम लोग चलते हैं, दो रे बाहर की ओर हम लोग निकालेंगे। अब देखिए अंदर से जो रे बाहर की ओर निकलेगा तो सबसे पहले तो ये वाटर सरफेस में ये जाएगा, लेकिन वाटर सरफेस के बाद जब ये ऊपर निकलेगा तो यहाँ वाटर है और ऊपर में एयर है। वाटर इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो दिस लाइट रे गेट बेंड, ये बेंड होगा। ऊपर में जाने के बाद ये बेंडिंग प्रॉपर्टी को लेगा और यह भी बेंड करेगा कुछ इस तरह से। ऐसे इस तरह से बेंड हो गया। तो अब है क्या कि इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं और इधर से इसको भी बढ़ाएं तो ये दोनों जाकर के इस पॉइंट पर आकर के कट करेगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा और आपको यह भी मान लेना है कि आपका जो आई है वो यहाँ है। इन चीज़ों को देखने के लिए, इस घटना को चेक करने के लिए, तो आप देखें रे ऑफ लाइट जो यहाँ से आया वो बेंड कर गया ऊपर की ओर, लेकिन हमारे आंखों में एक प्रॉपर्टी है जो हर चीज को सीधा ही देखने का प्रयास करता है। वो देखता है कि रे आ कहाँ से रहा है। एक्चुअल में रे ऐसे गया और फिर यहाँ से बेंड हो गया, लेकिन आई को ये नजर आएगा कहाँ, ये रे बिल्कुल सीधे में नजर आएगा, मतलब यहाँ पे नजर आएगा और ये वाला रे जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। मतलब इसका जो ये नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इस स्टिक का, वो उसको यहाँ नजर आएगा, लेकिन जब ये वाला पार्ट जब यहाँ नजर आएगा और ऊपर वाला पार्ट तो जैसे है वैसे नजर आएगा, तो इसको नजर आएगा क्या, आई को क्या नजर आएगा कि ये जो स्टिक है ये कंप्लीटली बेंड कर गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या क्या चीजें संभव है। एक और भी एग्जाम्पल है, मैं उस एग्जाम्पल को भी देने का प्रयास करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझें बच्चों। एक और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आए फिर से, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी राइज। जैसे एक हमने वाटर कंटेनर लिया,
एकदम समझ लो कि क्रिस्टल क्लीन है, बाहर से नज़र आ रहा है, क्रिस्टल का बना हुआ, शीशे का बना हुआ। हमने एक वेसल लिया है, इसमें पूरा पानी भर दिया और एक ऑब्जेक्ट को हमने नीचे में प्लेस कर दिया। अब सोचो इसका इमेज कैसे नज़र आएगा। मान लीजिए यहाँ से हमने 2 रे बाहर की ओर फेंका, जैसे ही ये वाटर सरफेस तक था तब तो ये ठीक था, लेकिन ये वाटर के ऊपर यहाँ एयर है, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये जाना शुरू करेगा। ओके, अब क्या है, इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर ही बढ़ाएंगे। तो ये दोनों जो है जाकर के जिस पॉइंट पर भी कट करेगा वहां आपको इसका इमेज नजर आएगा। ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट ओ लिखा हुआ हो और ये ऊपर में मैंने आई लिख दिया। पोजीशन ऑफ इमेज तो ये हो गया और आई का पोजीशन आपका यहां है, आप समझ सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे नजर नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज इसका ऊपर है। रीजन आपको समझ में आया होगा कि जब भी अंडर वाटर में रखेंगे, वाटर से 2 रे निकलेगा जो डेंसर मीडियम है, जब बाहर रेयरर मीडियम की ओर ये जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा और फिर वही बात, आंख जो है वो किसी भी चीज़ को सीधा देखता है, तो इस रे को ही हम लोग जब सीधे नीचे की ओर लाए, जहाँ ये रे कटेगा वहीं इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये इसका पोजीशन राइज कर गया। अब जरा सा एक बात और भी ध्यान देना, जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है, स्विमिंग पूल में ये धोखा हमेशा होता है कि लोगों को लगता है कि स्विमिंग पूल का जो डेप्थ है वो कम है, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। उसका भी एक रीज़न मैं यहीं पे आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल में जब वाटर अंदर में है तो आपको इसका जो बॉटम पार्ट है वो ऊपर की ओर नजर आएगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि यहाँ पर हमने एक कॉइन डाल दिया और सोचा कि इस कॉइन का कैसा इमेज बनेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं 2 रे ऊपर की ओर निकला, ये दोनों रे बाहर जाने के बाद रिफ्रैक्ट होंगे। रिफ्रैक्ट क्यों हुआ जो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये वाटर है और ऊपर में एयर है। अब इन दोनों को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जब पीछे की ओर आप बढ़ाओगे तो ये ऊपर में जाकर के कटेगा और इमेज आपको, इसका इमेज यहाँ नजर आएगा। मतलब इस स्विमिंग पूल का जो डेप्थ है वो ऑटोमेटिक कम हो गया। तो ये सब जो है बच्चों, ये इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें लेंस से रिलेटेड पार्ट है उसको समझेंगे। रे डायग्राम, यूजेस ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ लेंसेस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं बच्चों लेंस के बारे में स्टडी करने के लिए। तो बच्चों चलते हैं स्फेरिकल लेंस के कॉन्सेप्ट के। पहला हम लोग डेफिनेशन के बारे में जाने। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस। ये 2 स्फेरिकल सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसमें 2 ही स्फेरिकल सरफेसेस हो। सिंगल स्फेरिकल सरफेस से भी लेंस बनता है, लेकिन जो लेंस हम लोगों को पढ़ना है कन्वेक्स और कॉनकेव, इसमें 2 स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, इसलिए मैंने डेफिनेशन में 2 स्फेरिकल सरफेसेस का जिक्र किया है। ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए दोनों ओर से। इसमें 2 टाइप भी मैंने लिखा है, इधर देखें आप लोग। कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एज। देखिए कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरह का होता है। मिडिल में थिकर हो गया, थिक हो गया, और एज पर आप देखिए दोनों साइड के एज पर थिनर एज है, थिनर एज। ऊपर और नीचे पतला हो गया और बीच में मोटा हो गया। तो ये जो है ये कॉन्वेक्स है। लेकिन बनता कैसे है मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा डेमो करके कि ये लेंस किस प्रकार से बनता है। चलिए, ये हो गया पहला स्फीयर। जब पहला स्फीयर हुआ तो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला,
एक सरफेस इधर से, और एक ये देखिए ये हमारा एक दूसरा स्फीयर है, ये C1 है, ये C2 है। इस स्फीयर का ये वाला सरफेस आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला, ये जो आप दिख रहा होगा आपको, ये सरफेस। तो इधर से बाकी जितना भी पार्ट है इसको आप हटा दीजिए, और ये वाला जो स्फीयर है इसका इधर वाला सरफेस जो है ये हमको सेलेक्ट करना है, तो इसको आप हटा सकते हो। उसके बाद आप देखोगे एक कॉन्वेक्स लेंस क्रिएट हो गया। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये रे को कन्वर्ज करेगा, एक जगह पर ला करके सारे रे ऑफ लाइट को जमा करेगा। एक दूसरा है कॉनकेव लेंस, ये बीच में पतला होता है लेकिन एज पे जाकर के ये मोटा हो जाता है। वो कैसे है, उसका डिजाइन भी देख लीजिए, वो इस तरह का होता है। आप देखेंगे इस फिगर में बीच में ये पतला हो गया लेकिन एज पर ये मोटा है, तो इस तरह के लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये कैसे बनता है, ये भी दो स्फीयर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। चलिए एक स्फीयर यहाँ ले लिया हमने, एक स्फीयर हमने यहाँ ले लिया, और इसको मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद बाकी बचे हुए पार्ट को हम इरेज अगर कर दें कुछ इस तरह से, तो आप पाएंगे कि एक कॉनकेव लेंस आपको मिला। और इसमें ये वाला जो स्फीयर था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। तो बेसिकली आप ये जानो कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मिडिल में थिकर होता है और एज पर थिनर होता है, जबकि कनकेव में क्या होता है, बीच में पतला होता है और एज पर ये मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। अगर हम लोग मिरर और लेंस को कंबाइंडली सोचे कि मिरर का जो प्रॉपर्टी है वो लेंस में किस में आएगा, तो एक मोटा मोटी चीज आप जान लीजिए कि जो भी प्रॉपर्टी या जो भी नेचर आपने कॉनकेव मिरर का देखा था वो सारा प्रॉपर्टी ये कन्वेक्स के साथ राइट हो जाता है आपका, और जितना भी प्रॉपर्टी आपने कॉन्वेक्स के लिए पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर में, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी कनकेव लेंस के साथ मैच करेगा, खास करके रे डायग्राम के केस में। तो अब चलते हैं, अब इसके कुछ विशेष टर्म्स को भी हम लोग समझते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए रे डायग्राम की ओर चलेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग लेंस के कुछ टर्म्स को जान लें। जैसा कि हम लोगों ने मिरर में जाना था, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, अपर्चर, इस तरह की चीज़ों को जैसे हम लोगों ने मिरर में जाना था, वैसे ही लेंस से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? तो ऑप्टिकल सेंटर होता है किसी भी लेंस का सेंट्रल पॉइंट। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इट इज डिनोटेड बाय C और O। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, इसका बिहेव बिल्कुल भी जैसे आपने जो मिरर पढ़ा, मिरर में जो आपने पोल पढ़ा है जिसको हम लोग P से डिनोट करते थे, और वो था मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल and all the distances are measured from pole. Similarly, लेंस में पोल की जगह होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर सेंट्रल पॉइंट है इसका, लेंस का। जितना भी डिस्टेंसेस होगा वो कहाँ से मेजर होगा? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा। इसको O या C से डिनोट करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो अनडेविएटेड, बिल्कुल ही स्ट्रेटली निकल जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। कैसा भी रे ऑफ लाइट हो, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो कभी भी डेविएशन नहीं होगा उसमें किसी तरह का कोई बेंडिंग नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। इसमें मैंने लिखा है द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इट इज डिनोटेड बाय C और O। व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट डजंट सफर एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं होता है, एंड गोज स्ट्रेट। चलिए फिगर के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर होता कहाँ है।
ये हमारा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस। इसका जो सेंट्रल पॉइंट है यही हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। सिमिलरली ये तो कॉन्वेक्स का हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। अब एक कॉन्केव लेंस में भी देख लीजिए, इसमें भी जो सेंट्रल पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर है, और रे ऑफ लाइट इससे जब भी पास करेगा तो कभी भी इसमें डेविएशन नहीं होगा। तो आई होप कि आपने ऑप्टिकल सेंटर को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि आपने मिरर में पढ़ा कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो लाइन ड्रॉ होता है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बट लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे? वहां तो पोल था, यहाँ कौन है? इसलिए आप लोगों को पता है ऑप्टिकल सेंटर। तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाए, ओके, लेकिन इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्योंकि दो स्फेरिकल पार्ट है। तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के क्रॉस कर जाए, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। या इसको दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्रॉस करे और दोनों जो एज पॉइंट है उन दोनों एज पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर हो, तो वैसे लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। चलिए यहां देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। मैंने एक नोट्स के रूप में भी इसको लिख दिया है, इसका फोटोग्राफ आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाता है, तो आप लोगों को नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगी। चलिए तो मैं यहां दिखाता हूं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन passes through the optical center of the lens and perpendicular to the both of the faces of the lens। कैसे? थोड़ा ध्यान देंगे। मान लीजिए ये एक लेंस है, स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कर रहा है, लेकिन ये दोनों फेस पे परपेंडिकुलर हो, यहां भी परपेंडिकुलर और इधर भी परपेंडिकुलर, तो समझ लीजिएगा कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर ये जो है इसमें परपेंडिकुलर कैसे हो गया, तो मैं एक और फिगर बना करके उन लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहूँगा। मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है इस पॉइंट पे, और कोई लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दे, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? यहाँ से बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए आपका दोनों फेस से परपेंडिकुलर होना जरूरी है। या आप दूसरे डेफिनेशन में चले, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो ये चलिए, यहाँ पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इधर C2 है, यहाँ O है। आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्रॉस कर गया, तो इस एक्सिस को भी आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। बच्चों अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं, और अगला टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लेंस के कंसर्न में अगर हम लोग देखें तो इसका बहुत सारा यूजेस है और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के इन सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर करूं। तो सिंपली आपने मिरर पढ़ा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट गेट रिफ्लेक्टेड, और उसके बाद क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस को वो जिस पॉइंट पर कट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। कंसेप्ट यहां भी कुछ वैसा ही है कि लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप किसी रे को भेजो, वो रे लेंस से जाकर के या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो अगर कन्वर्ज करेगा तो वो जिस पॉइंट पर जाकर के मीट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और अगर डाइवर्ज करेगा तब क्या होगा? अपीयर टू मीट होगा, उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, उससे जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट बनेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। चलिए इसको देखते हैं हम लोग पहले। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल लेंस is the point on its principal axis to which light ray parallel to the principal axis converge or diverge after passing through the lens। मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये कॉन्वेक्स है, इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल में रे आएगा वो आफ्टर कन्वर्जन जाकर के इस पॉइंट पर जमा हो जाएगा, ये फोकस हो गया आपका।
लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इसमें दो सरफेसेस हैं, दो स्फेरिकल सरफेसेस है, तो जाहिर सी बात है कि दो फोकस होना चाहिए, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। तो इसमें से कौन सा फोकस जो है वो हमारा मेन फोकस है, कौन सा फोकस जो है वो हमारा सेकेंडरी फोकस है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप देखिए, मैंने यहां पर एक F लिखा है और एक F' लिखा है। सारा रे जाकर के इस वाले फोकस पर जमा हो गया, मतलब कन्वर्जिंग इस फोकस पे हो रहा है, तो ये हमारा मेन फोकस हुआ, मेन प्रिंसिपल फोकस ये हुआ, और सेकेंडरी वाला ये हुआ। एक बात और भी नोटिस करने की है कि किसी भी लेंस में जो दो फोकस होते हैं, वो दोनों फोकस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ मैं अभी बताऊंगा तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ इसमें सिंपल है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस is called focal length. It is indicated by small f. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ फोकल लेंथ क्या है, तो आप ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस का भी दूरी और इस फोकस का भी दूरी कुछ भी निकाल सकते हैं। रीजन क्या है कि एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि इन एनी लेंस लेंथ ऑफ two focal length always equal। फोकल लेंथ हमेशा बराबर होगा, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन अब इसमें कौन सा फोकस आपका मेन फोकस है, तो जैसे अगर हम कॉन्वेक्स के कंसर्न में चलें, तो जहां जाकर के रे जमा हो रहा है, इस पर, इस वाले फोकस पे जमा हो रहा है, राइट साइड वाला फोकस, अगर हम वो लेफ्ट साइड से रे को भेज रहे हैं तो राइट साइड वाले फोकस पर जमा हो रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हुआ और ये वाला जो है आपका सेकेंडरी फोकस हुआ। लेकिन अब आइए इस वाले फिगर में, ये हमारा कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस है तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे आएगा और ये ऊपर की ओर चला जाएगा, दूसरा आएगा इधर चला जाएगा, ये रे कभी भी जाकर के एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और जहां पर जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब इसमें मेन फोकस कौन हुआ, जहां पर आकर के मीट कर रहा है या एपियर टू मीट हो रहा है, तो एपियर टू मीट वाला तो ये हुआ, ये हमारा मेन फोकस हुआ, और ये वाला जो है वो सेकेंडरी फोकस हुआ। आई होप बच्चों कि आपने फोकस के कंसेप्ट को और फोकल लेंथ के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से जान लिया। अब हम लोग रे डायग्राम की ओर प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। मैंने पहला कंडीशन यहां पे लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया जाए तो उसका इमेज कहां बनेगा। आप देख रहे हो एक कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर, एक एफ इधर एक एफ इधर, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम लोग 2f और 2f डैश का यूज कर रहे हैं, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस f के बराबर होता है। आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। अब मैं आता हूं इमेज फॉर्मेशन की ओर। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया गया तो जाहिर सी बात है आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से जो रे आएगा वो बिल्कुल ही पैरेलल आएगा। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं इसके बारे में, कि जो डेविएशन होगा वो यहां से करिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बीच से, और ये डेविएट होकर के कहां से पास करेगा, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो आफ्टर डेविएशन फोकस से होकर के पास करेगा, कन्वर्ज कर जाएगा इस फोकस पे ही, फिर यहां वापस से इसको ले जाएंगे हम लोग फोकस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इमेज मिलेगा। उसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज लिखने का तरीका भी आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कहां पे इमेज बना, तो मैं लिख देता हूं इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरा वेरी स्मॉल साइज, इस तरह का, लाइक पॉइंट टाइप स्ट्रक्चर, और नंबर तीसरा रियल
एंड इनवर्टेड। मैं एक बात फिर से आपको नोटिस करवा देता हूं कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन का जो नेचर है वो बिल्कुल ही आप चेक करोगे कनकेव मिरर के जैसा होगा। अगर आपने कनकेव मिरर को याद रखा है तो आप समझ लो कि आप कन्वेक्स लेंस के पूरे नेचर को आप याद रख पाओगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरे केस की ओर चलते हैं। बच्चों एक दूसरा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f डैश। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f डैश रखा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2f डैश के बीच में रखा जाए। अब की बार ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा। चलिए मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखा गया है ए बी। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कंडीशन यह है कि एक रे आपको पैरेलल भेजना है, और जिस रे को आप पैरेलल भेज रहे हो वो आफ्टर डेविएशन फोकस से होकर के पास करेगा कॉन्वेक्स में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और सेकेंड रे को हमेशा याद रखोगे कि इसे हमें भेजना है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। और ऑप्टिकल सेंटर में तो आपको एक बात पता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसमें अनडेविएटेड रे पास हो जाता है, किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता है। और जहां ये एक दूसरे को काटेगा वहीं पर इसका इमेज बनेगा। हालांकि इमेज फॉर्मेशन चूंकि मैं अपने हाथों से बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। मैं इसको फिर से क्लियर करने का प्रयास करता हूं ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। ये लीजिए, ओके। और ये आपका इमेज बना ए डैश बी डैश। अब देखिए इमेज और ऑब्जेक्ट के नेचर को अगर नेचर ऑफ इमेज अगर हम लोग को लिखना हो, नेचर ऑफ इमेज, तो पहला क्या होगा, इमेज बना कहां, इमेज f और 2f के बीच में बना। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। दूसरा इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, स्मॉलर इन साइज। एंड नंबर 3 चूंकि ये उल्टा बन रहा है इसलिए ये रियल एंड इनवर्टेड होगा। बच्चों जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया बियॉन्ड 2f मतलब इन्फिनिटी और 2f के बीच में, तो उसका इमेज फॉर्म किया f और 2f के बीच में ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, स्मॉलर इन साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। यह भी बिल्कुल कनकेव मिरर के जैसा ही है। मैंने शुरू में ही बता रखा है कि इसमें जो भी इमेज फॉर्मेशन का नेचर होगा वो कनकेव मिरर के नेचर को फॉलो करेगा। केस में चलते हैं, इज प्लेस्ड एट 2f। चलो बच्चों अब हम लोग आते हैं केस 3 में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। अगर 2f पर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो इसका इमेज कैसे बनेगा। पहला रे पैरेलल जाएगा जो फोकस से होकर के निकलेगा, और सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाना है। तो चलिए इसको मैं ले चलता हूं, और जहां जाकर के कट किया वहीं उसका इमेज बनेगा। तो आप देखेंगे इमेज कहां बना, 2f पर ही इमेज बन गया। तो इसका जो नेचर होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज पहला होगा इमेज फॉर्म्ड एट 2f। सेकेंड इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। और तीसरा होगा रियल एंड इनवर्टेड। बच्चों इसको मैंने समाप्त किया। अब मैं अगले केस में चलूंगा। बच्चों फोर्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। देखिए 2f और f डैश के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, जिसका इमेज फॉर्मेशन करने जा रहा हूं। एक रे पैरेलल जाएगा, फोकस से होकर के पास आउट होगा।
दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा, ये दोनों रे जहां जाकर के कट करेगा वही उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो आप जरा सोचिए इसका नेचर कैसा होगा इमेज का। नेचर ऑफ इमेज कहां बना, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, 2f और इंफिनिटी के बीच में बना। दूसरा लार्जर इन साइज एंड नंबर थर्ड रियल एंड इन्वर्टेड। आप देखिए इमेज जो है वो नीचे की ओर बन रहा है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड होगा। द नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। यहां ऑब्जेक्ट को इस बार फोकस पर ही रख दिया गया है, इसका इमेज कैसे बनेगा। पहला रे पैरेलल दूसरी ओर के फोकस से पास आउट होगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल करके जाएगा, ये दोनों रे पैरेलल मिलेगा और रे जब पैरेलल हो गया तो ऐसा माना जाता है कि ये जाकर के इन्फिनिटी पर कट होगा। तब इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ इमेज पहला होगा इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दूसरा वेरी लार्ज इन साइज एंड नंबर थ्री रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों इस केस को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आखिरी केस की ओर हम लोग चलेंगे। एक लास्ट केस है बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहां आकर के देखें फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका इमेज कहां बनेगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हम लोग डालेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट गोज थ्रू फोकस एंड सेकेंड लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करेगा। आप इस चीज को देखें, बिल्कुल भी आपको ये दिखेगा कि ये दोनों रे जो है, थोड़ा इसको और सही कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये डाइवर्जिंग क्वालिटी का रे हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाना शुरू करेंगे और थोड़ा पीछे तक चलो, जहां पर जा करके शायद कटे, यहां से भी इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। आप देखिए ये पीछे की ओर बढ़ाने के बाद ये इस पॉइंट पर कट रहा है, यहाँ ए डैश होगा और इस जगह पे बी डैश होगा। तो एक यही सिचुएशन है जबकि कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। कब? जबकि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है। बिल्कुल अगर कनकेव मिरर के हिसाब से अगर देखें आप तो पोल और फोकस के बीच में रखने पर भी इसी तरह का एक इमेज बनता था। तो इसमें नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहले इमेज बना कहां, इमेज फॉर्म्ड इन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा बिगर इन साइज और नंबर थर्ड है कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इसका बनेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस के सारे इमेज फॉर्मेशन को समझा दिया। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे एंड दैट इज यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट, इट्स टाइम फॉर यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का क्या क्या इस्तेमाल होता है, बिल्कुल बहुत कुछ ही इस्तेमाल है इसका, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सबसे पहला यूज इसका है कि इसका यूज हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा पामिस्ट लोग यूज़ करते हैं, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा है वो रखा हुआ रहता है, जिससे किसी लेटर को देखने पे वो बड़ा नज़र आता है। दूसरा इसका यूज है सिंपल कैमरा बनाने में। तीसरा यूज है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बनाने में इसका यूज होता है। और जो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है चश्मे के लेंस में, एक्सपेक्टिकल लेंस में। जिस
बंदे को अगर हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी है, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस का जो दृष्टि दोष है, जो बीमारी है, आई डिजीज है, उसको क्योर करने के लिए एक सुटेबल पावर का हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, इसको भी आप लोग देख लें। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू मेक सिंपल कैमरा। नंबर 1, इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। नंबर 3, it is used to make microscope, telescope, etc. And number 4, convex lens are used in spectacles to correct the defect of vision that is called hypermetropia। तो बच्चों इस तरीके से आपने इसका यूज भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव लेंसेज। कनकेव लेंस में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। मैंने पहला कंडीशन लिया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। यहाँ चेक करेंगे आप लोग, ये मैंने एक कॉन्केव लेंस बनाया है। इसका जो फोकस है, आपको पता होगा कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, और जब भी डाइवर्जिंग लेंस होगा तो इसका फोकस लेफ्ट साइड की ओर ही होगा, मेन फोकस ये वाला होगा। चलिए अब ऑब्जेक्ट रख दिया गया है इंफिनिटी पे। चूंकि ये मिरर डाइवर्जिंग है इसलिए डाइवर्स करेगा। मैं थोड़ा सा स्मार्टली इसको बना देने का प्रयास करता हूँ। चलिए ये आकर के फोकस पे डाइवर्स करेगा। जब डाइवर्स करेगा इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, एपियर टू मीट होगा फोकस पे। एक और भी हम लोग रे ले जाते हैं और इसको भी डाइवर्स करवाने का प्रयास करते हैं। ये देखें आप लोग, ये फोकस पर आ गया। तो इसका नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज होगा, पहला इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, दूसरा वेरी स्मॉल इन साइज, पॉइंट टाइप स्ट्रक्चर के जैसा ही होगा, और तीसरा ये जो है वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक लास्ट केस है इसका, सेकेंड लेकिन लास्ट, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में अगर कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इट्स वेरी सिंपल बच्चों। मैंने देखिए यहाँ पर एक कनकेव लेंस बना दिया है, कहीं भी हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इसका इमेज जब हम फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले तो एक पैरेलल लाइन जाएगा। ये जो पैरेलल लाइन है ये फोकस से होते हुए ही पास करेगा, लेकिन एपियर टू मीट होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से बनाने का प्रयास किया है। ये लीजिए, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करवाओगे तो ये रे जो है वो इस तरीके से निकल जाएगा, और जहां पर कटेगा वहीं इसका इमेज बनेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिएगा, इसका इमेज हर हाल में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनने जा रहा है। इसलिए इसमें दो ही केसेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर यहाँ भी तो फोकस है, 2f है, तो आप अलग अलग कंडीशंस में रख करके इसके इमेज को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें जब भी हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे कहीं भी रख करके, तो उसके इमेज का पोजीशन जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही होता है। इस वजह से इसमें दो ही केसेस में हम लोग इसके काम को करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ इमेज, पहला इमेज formed between optical center and focus, same side of the object, same side of object. Number 2, smaller in size, smaller in size. And number 3 कैसा है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव लेंस को समाप्त किया। अब मैं अगले टॉपिक की ओर चलता हूँ। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ कनकेव लेंस। पहला यूज तो बड़ा नॉर्मल सा यूज है। बहुत लोगों के घरों में ऐसा होता है जो बिल्कुल भी बाहर का दरवाज़ा होता है उसमें एक स्पाई होल बना करके और लेंस डालने का एक सिस्टम मैंने देखा है कि मतलब बिना डोर खोले हुए ही आप लोग ये देख सको कि बाहर में कौन है। तो उसमें जो लेंस लगता है स्पाई होल लेंस, उसमें हम लोग कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज इसका ये है
कि जो गैलीलियन टेलीस्कोप जो बनाया जाता था, उस गैलीलियन टेलीस्कोप में जो लेंस आंख के पास रहता था, दो तरह का लेंस यूज होता है उसमें। एक आगे में जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, और जो आंख के पास जो लेंस हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस जो होता है, वो होता है कनकेव लेंस। और तीसरा इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है जो कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन में काम आता है। बच्चों, आप लोगों में जितना भी डिफेक्ट ऑफ विजन है, खास करके अर्लियर एज में जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है जिसमें दूर का चीज नहीं दिख पाता है, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिक, तो शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया को क्लियर करने के लिए सुटेबल पावर का कनकेव लेंस ही हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने इनका तीनों यूज लिख दिया है कि कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन द स्पाई होल ऑफ डोर, द सेकंड वन इट इज यूज्ड इन आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप, एंड नंबर 3 कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। बच्चों, एक नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसका यूज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स में, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस का साइन कन्वेंशन समझने का सबसे स्मार्ट तरीका यही है, मैं इधर लेकर के आता हूं आप लोगों को, आप लोग समझे। जिस ओर से रे जा रहा है, मतलब जिस ओर ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा निगेटिव सेलेक्ट होगा, और जिस ओर मतलब दूसरी ओर, जब इस ओर नेगेटिव हो गया तो दूसरा ओर पॉजिटिव होगा। अब समझने वाली बात यह है कि ऊपर में तो जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ये तो बिल्कुल पक्का है पिछली बार की तरह ही, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव, नीचे में इमेज बन गया तो नेगेटिव। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मैं अगर पूछूं कि चलो बताओ इसका फोकस कौन सा है, मैंने बताया है कि दो तरह का फोकस होता है, एक होता है प्रिंसिपल फोकस जो मेन फोकस है, और दूसरा होता है सेकेंडरी फोकस। तो जब आप कॉन्वेक्स की बात करते हो तो जहां जाकर के रे मिलता है, ये इसका मेन फोकस हुआ। तो आप चेक कीजिए इसका मेन फोकस किधर है, पॉजिटिव में है, यानी कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। और इमेज जिधर बन जाए, इधर बन जाएगा तो इमेज पॉजिटिव लेना है इमेज डिस्टेंस को, और इधर बन गया तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम लोग इसमें आएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। लेकिन आपको जान करके बड़ा अजीब लगेगा इसमें कि इसका जो फोकस है, ये फोकस तो हमारा मेन फोकस है ही नहीं, ये फोकस ही मेरा मेन फोकस है, और जिस ओर मेरा ऑब्जेक्ट है उसी ओर ये फोकस है। इसका मतलब कि इसमें जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया, और हम लोग का मेन फोकस ये है, इसलिए मैंने f' और 2f' का यूज इधर किया। तो बाकी बिल्कुल सही है कि जिस ओर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उस ओर नेगेटिव होगा और दूसरी ओर पॉजिटिव होगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस ओर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इस लेंस में देखें तो इसका मेन फोकस भी उधर ही है, इसलिए फोकल लेंथ जो होगा इसका नेगेटिव हो जाएगा। किसका, कनकेव का फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव का, ये नेगेटिव होता है, जबकि कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यही कुछ साइन कन्वेंशन है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। बच्चों अब हम लोग चलते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस की। मैग्निफिकेशन का वही डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। और अगर हम लोग डिस्टेंस के केस में चलते हैं तो जैसा उसमें निगेटिव होता था, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग निगेटिव साइन, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन नहीं होगा, इसमें सिर्फ होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। तो मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, इसको सिंपली linear magnification of lens is equal to height of image divided by height of object. So magnification m is equal to hi upon ho. It is equation number 1. Similarly, second definition से अगर हम लोग चलें तो linear magnification of lens is equal to distance of image divided by distance of object, यानी v by u। इसमें नेगेटिव साइन टेक नहीं करना है। अब इन दोनों इक्वेशन के कंक्लूजन को मैंने लिखा है hi upon ho is equal to v by u। एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। एक बात मैं और भी इसमें मेंशन कर देता हूं कि m का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो ग्रेटर होगा, साइज ऑफ इमेज लार्जर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। अगर m का वैल्यू लेस देन 1 हो, 1 या -1 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें +-1 कर दीजिए, इसको भी +-1 कर दीजिए, लेकिन ऐसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो इस केस में क्या होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगा स्मॉलर हो जाएगा देन ऑब्जेक्ट, और अगर m का वैल्यू 1 हो गया तो दोनों का साइज इक्वल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल हो जाएगा। एक बात और भी है जो है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला का प्रूफ बच्चों पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसका यूज है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कभी और अगर मौका मिला तो मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से ही देखें तो केवल इसके रिजल्ट को ही याद रखना है। अब अगले टॉपिक की ओर चलेंगे हम लोग, जो है पावर ऑफ लेंस। बच्चों अब एक आखिरी टॉपिक है आपका पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? जो है वो रेसिप्रोकल्स ऑफ फोकल लेंथ होता है 1/f, लेकिन जो ये फोकल लेंथ होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, और इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, इसको डी से डिनोट करते हैं। सो डायोप्टर यानी पावर ऑफ लेंस, हालांकि इसको मैं पावर ही लिखूं तो ज्यादा बेहतर है। पावर इज इक्वल टू 1/f वेयर f इज टेकन इन मीटर। अब क्या है कि बहुत सारे लेंसेज को अगर कंबाइंड कर दिया जाए और पूछा जाए कि उसका कंबाइंड पावर क्या होगा, तो इसका बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप हर एक इंडिविजुअल लेंस के पावर को टेक करें और सभी के इंडिविजुअल पावर को अगर आप ऐड कर देते हो तो उससे उस कंबाइंड लेंस का जो कंबाइंड लेंस का जो पावर है वो निकल करके सामने आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा लेंसेस है, P1 P2 P3, बहुत सारा लेंसेस है, सबका पावर अलग अलग है। P1 P2 P3 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, केवल आपको उसका एल्जेब्रिक सम कर देना है। एल्जेब्रिक सम करेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकल जाएगा। मैंने इसमें लिखा है इफ द नंबर ऑफ लेंसेस आर प्लेस्ड इन द क्लोज कॉन्टैक्ट देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेस। अलग अलग लेंसेस का जो पावर है उसके पावर को केवल आप ऐड करते हो तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर जो है वो मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा, मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पूरे टॉपिक के थ्योरेटिकल अप्रोच को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल को भी ठीक तरीके से समझा देंगे। तब तक के लिए